Hello, Namaskar. Welcome to our YouTube channel GS Exam Mentor. In the series of pedagogy questions, this is our sixth video, and in this video we have 9 questions. So without any delay, let's start the questions and learn something new. पहला क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। दूसरा ऑप्शन उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तीसरा ऑप्शन है आदर्श रूप से बर्ताव कर। और चौथा ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। अगर सामाजिक मूल्यों को बढ़ाना है, किसी बच्चे में सामाजिक मूल्यों को विकसित करना है, तो केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें जो हम बोल रहे हैं क्या वो चीज़ हमारे व्यवहार में है, क्योंकि बच्चा जो उसके बड़े करते हैं उसकी नकल करने की कोशिश करता है। तो बोलने से ज़्यादा बेटर है कि हम वैसा बर्ताव करें, वैसा व्यवहार करें। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। दूसरा ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। क्या केवल अच्छी कहानियाँ सुनाकर सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि अच्छी कहानियाँ सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन केवल अच्छी कहानियाँ सुनाकर सामाजिक मूल्यों को विकसित नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है आदर्श रूप से बर्ताव कर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुना रहे हैं, महान व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं और उनके साथ साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। अच्छा बर्ताव हम तभी कर सकते हैं जब ये सारे गुण हमारे अंदर होंगे। तो जब अगर गुण हमारे अंदर हैं तो उन्हीं गुणों को देखकर बच्चा वैसा व्यवहार करेगा और वैसा बर्ताव करने की कोशिश करेगा। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो आदर्श रूप से बर्ताव करे। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ये भी ऑप्शन गलत है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। और दूसरा ऑप्शन है एक सुवक्ता होना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में समयानुवर्ती होना। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ये ऑप्शन सही इसलिए है क्योंकि एक शिक्षक का काम ही होता है बच्चों की सहायता करना। बच्चों में अगर लर्निंग में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को दूर करना ये टीचर का काम होता है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरित्र का विकास होता है। पहला ऑप्शन इच्छा शक्ति द्वारा। दूसरा ऑप्शन नैतिकता द्वारा। तीसरा ऑप्शन है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पर ये ऊपर के तीनों ऑप्शन जो कि हैं इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, ये तीनों सही हैं, इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। पढ़ाते समय कई बार क्लासरूम में बच्चे काफ़ी परेशानी उत्पन्न करते हैं और वो बाकी बच्चों की जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं। और कभी कभी बच्चे शिक्षकों का सम्मान भी नहीं करते हैं। तो इस परिस्थिति में हमें उन्हें डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उन्हें डांटेंगे तो हम उनके उस दुर्व्यवहार को इजाफा करेंगे। ये गलत ऑप्शन है। दूसरा है उसकी अपेक्षा करेंगे। बच्चों की अपेक्षा नहीं करनी है, उनको प्यार से उनको समझाकर उनके व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश करनी है। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में कम अंक देकर। क्या किसी बच्चे को परीक्षा में कम अंक देकर उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में
किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? पहला ऑप्शन किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन वयस्कावस्था और तीसरा ऑप्शन प्राक बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था। इसमें हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। किशोरावस्था जब बच्चे की आती है तो वो अपने हम उम्र बच्चों को खोजते हैं और ऐसे सदस्य किसी ग्रुप के सदस्य बनते हैं जो कि उनके हम उम्र होते हैं। तो यहाँ पे चौथा बिल्कुल सही है। जब किशोरावस्था आती है तो बच्चों के कुछ दोस्त बनते हैं। अब ये दोस्त हो सकता है स्कूल में इनके दोस्त अलग हों और मोहल्ले में इनके दोस्त अलग हों, या फिर अगर रिश्तेदार हैं इनके कजिन्स हैं तो वो भी इनके हम उम्री होंगे। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। पहला ऑप्शन देखते हैं कप्रेरिक समन्वय में कठिनाई, दूसरा ऑप्शन है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तीसरा ऑप्शन है अब और यहाँ में उसकी रुचियों का सीमित करना, अब और यहाँ, चौथा ऑप्शन है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा ऑप्शन सही होता है। प्याजे ने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी में प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई थी। पहली स्टेज थी वो थी एनोमी, दूसरी स्टेज हेट्रोनोमी अथॉरिटी, तीसरी स्टेज आती है हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी, और जो चौथी स्टेज होती है वो होती है ऑटोनॉमी। अगर एनोमी की बात करें तो ये लगभग 1 से 5 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चा सही और गलत का निर्णय करना सीखता है, लेकिन ये निर्णय का उसका आधार होता है भौतिक परिमाण। अगर दूसरी स्टेज की बात करें हेट्रोनोमी अथॉरिटी, ये अवस्था 6 से 8 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें बच्चे का जो व्यवहार होता है वो नियंत्रित होता है बाहरी कारकों से। तीसरी स्टेज की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं पराधीनता अयोग्यता। ये लगभग 9 से 13 साल तक चलती है। अब इस उम्र में जो बच्चा होता है, बच्चे का जो व्यवहार होता है वो समूह नियंत्रित होता है। चौथी स्टेज की बात करें ऑटोनोमी, ये लगभग 13 से 18 वर्ष तक चलती है। इसमें बच्चे का व्यवहार स्वयं पर डिपेंड करता है, मतलब बच्चा अपने व्यवहार के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। अब क्वेश्चन में हमारे दिया गया है कि 12 वर्ष, ये हमारी थर्ड स्टेज में आता है हेट्रोनोमी रेसिप्रोसिटी। यहाँ पर बच्चे का जो व्यवहार होता है वो समूह नियंत्रित होने लगता है। समूह नियंत्रित का मतलब है कि बच्चे का जो समूह है, जो उसके दोस्त करना चाहेंगे, बच्चा उसी को करने में अपनी खुशी समझता है और अपने दोस्तों का साथ देता है। तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चे में आत्मविश्वास का विकास करेगा। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तीसरा ऑप्शन है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा और चौथा ऑप्शन है
अधगम को सरल बनाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। लर्निंग बहुत हद तक एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। अगर हमारा एनवायरनमेंट सही होगा, अगर हम बच्चों को एक सुव्यवस्थित क्लास देंगे जिसका क्लास का एनवायरनमेंट सही होगा, वातावरण सही होगा, तो बच्चे को सीखने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब इस क्वेश्चन में बात की गई है मातृभाषा की। अगर कोई बच्चा हिंदी भाषी है तो हम उसको प्राथमिक स्तर पर किसी अन्य भाषा जैसे कि पंजाबी, बंगाली इत्यादि भाषाओं में उसको शिक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चा उसी भाषा में अधिक सीख पाएगा जो कि उसकी मातृभाषा है। क्योंकि एक बच्चे ने सबसे पहले तो अपने परिवार से और अपने आसपास से उस भाषा को सीखा जो उसके आसपास बोली जाती है, उसके घर पर बोली जाती है, जो उसकी मातृभाषा है। अब बच्चे को एक मातृभाषा सीखने में काफ़ी टाइम लगा है, शब्दों को समझने में काफ़ी टाइम लगा है, तो अगर आप उसको एक नई भाषा में सिखाने की कोशिश करेंगे तो असफलता ही हाथ लगेगी। इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है। मातृभाषा के साथ साथ दूसरी भाषा की अगर शिक्षा दी जाती है, लेकिन उसका जो बेस है वो मातृभाषा ही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता को विकास करना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, व्यवहारिक जीवन। अगर हम बच्चों को केवल उतना पढ़ाएं जिससे कि केवल परीक्षा में पास हो जाए, अच्छे नंबर ले आए, तो क्या इस तरह की शिक्षा का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या व्यवहारिक जीवन में रह जाएगी? बिल्कुल नहीं रह जाएगी। अगर केवल व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय है और सामाजिकता है, ये सब चीज़ें हमारी व्यवहारिक जीवन में आ जाती हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वो अपने व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार एक साधन है किस चीज़ का? अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन रहेगा अनौपचारिक शिक्षा का। ये जो 4 लाइनें दी हैं, ये वर्ड हैं अनौपचारिक, दूरस्थ, गैर औपचारिक, औपचारिक। ये बड़े ही कंफ्यूजिंग रहते हैं कि कौन सा आंसर सही है, क्योंकि देखने में एक जैसे लगते हैं। तो इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा की बात होती है तो यहाँ पर अनियमितता होती है। अनियमितता का मतलब है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं उनमें नियम नहीं होता है, क्रम नहीं होता है। जैसे परिवार की बात की जाती है, परिवार में जो शिक्षा दी जाती है वो अनौपचारिक होती है। बच्चे को अगर कोई शिक्षा परिवार के माध्यम से मिल रही है तो हो सकता है उसके दादा दादी से मिलती हो, जैसे दादा दादी कहानी सुनाते हैं, माता पिता से शिक्षा मिलती हो, भाई बहन से शिक्षा मिलती हो, लेकिन इनमें यहाँ पे कोई क्रम नहीं होता है। जरूरी नहीं कि पहले माता शिक्षा दें और अगर माता ने कहा कि बेटा इस तरह से खाना खाना है और उसके बाद दादा जी आ जाएं, वो कहने लगे बेटा खाना तो तुमने खा लिया, चलो अब आपको बागबानी सिखाए, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा होती है जिसमें अनियमितता होती है। दूसरी हम बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा की। दूरस्थ शिक्षा, इसको करस्पॉन्डेंस शिक्षा भी कहते हैं, जैसे कि NIOS से जो शिक्षा दी जाती है, इग्नू से जो शिक्षा दी जाती है। दूरस्थ शिक्षा का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि आप अगर रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्मल क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तब इस तरह की जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बॉडीज़ होते हैं, वो हेल्प करते हैं।
तीसरी आती है गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसी शिक्षा जिसमें औपचारिकता नहीं है। अब औपचारिकता किस चीज़ की होती है? औपचारिकता होती है करिकुलम की, सिलेबस की, एक्रेडिशन की, सर्टिफिकेशन की। गैर औपचारिक शिक्षा में इन चीज़ों की कमी होती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा है, वो खेलने गया और उसने क्या देखा, एक जो बढ़ई है वो अपना कार्य कर रहा है। अब बच्चा गया और बढ़ई के पास जाके बैठ गया। अब देख रहा है कि बढ़ई किस तरह से लकड़ी का प्रयोग करके कोई कुर्सी बना रहा है, मेज बना रहा है। और बच्चे ने उससे पूछा, क्वेश्चन करने शुरू कर दिए और बढ़ई ने भी उसका आंसर देना शुरू कर दिया। तो ये जो शिक्षा है वो करिकुलम में नहीं है और इसका कोई सिलेबस भी नहीं है, एक्रेडिशन भी नहीं है और इसका कोई सर्टिफिकेशन ही बच्चा को नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चा सीख रहा है। तो इस तरह की जो शिक्षा होती हैं वो गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती हैं। चौथा है हमारा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वे शिक्षा होती हैं जिनमें करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, एक्रेडिशन होता है, सर्टिफिकेशन होता है। दूसरा, ये संस्थागत होती है। संस्था का मतलब एक इंस्टीट्यूट होता है जो इस शिक्षा को देने के लिए भूमिका निभाता है, जैसे कि स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई। इस तरह से जो संस्थाएं होती हैं वो संस्थाएं औपचारिक शिक्षा देती हैं। सो थैंक यू। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है, कंटेंट आपको पसंद आता है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।